हेलो एवरीवन, दिस इज अवंतिका। आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 6 का चैप्टर 5 विच इज़ मेजर डोमेन्स ऑफ द अर्थ। चैप्टर 4 में कुछ ऐसा खास है नहीं, तो हमने डायरेक्ट चैप्टर 5 स्टार्ट करा है। चलिए स्टार्ट करते हैं। इसमें हम पढ़ेंगे अर्थ के मेनली 4 डोमेन्स के बारे में। पहला है लिथोस्फेयर, दूसरा है एटमॉस्फेयर, थर्ड इज़ हाइड्रोस्फेयर एंड फोर्थ वन इज़ बायोस्फेयर। बायोस्फेयर कुछ नहीं है, इन तीनों को जब आप कंबाइन कर दोगे तो बन जाएगा बायोस्फेयर। इन सबको डीप में समझते हैं। लिथोस्फेयर क्या होता है? जितना भी अर्थ का सॉलिड पोर्शन है, वो क्या है? लिथोस्फेयर। एटमॉस्फेयर क्या है? जितनी भी एटमॉस्फेयर में अर्थ में जितनी भी गैसेस प्रेजेंट हैं वो सारी के सारी एटमॉस्फेयर के अंदर आएंगी। ठीक है। और हाइड्रोस्फेयर क्या है? जितना भी वाटर प्रेजेंट है, जितना भी वाटर है अर्थ के अंदर, वो सब हाइड्रोस्फेयर में आएगा। और जब इन तीनों को कंबाइन कर दोगे तो क्या बन जाएगा? बायोस्फेयर। जैसे लिथोस्फेयर, एटमॉस्फेयर, हाइड्रोस्फेयर, इन तीनों को जब आप कंबाइन करोगे तो ये जो कंबाइंड पोर्शन है इसको ही हम बोलते हैं बायोस्फेयर। ठीक है। अब यहाँ पे आप देखिए, लिथोस्फेयर, अब आप सोचते हो अर्थ है, अर्थ का सबसे अपर मोस्ट पार्ट क्या है? क्रस्ट, फिर मेंटल, फिर कोर, है ना। तो आप सोचते हो कि क्रस्ट जो है जहाँ पे हम लोग रहते हैं वो लिथोस्फेयर, तो वो कहना गलत होगा, क्योंकि क्रस्ट तो लिथोस्फेयर है और साथ में मेंटल की जो अपर लेयर है, इसको इन दोनों को जब कंबाइन करेंगे तब होता है वो लिथोस्फेयर। मतलब क्रस्ट साथ में मेंटल की अपर लेयर, ठीक है, इनको कंबाइन करोगे तो क्या बनेगा आपका? लिथोस्फेयर। देखिए आगे देखते हैं। ये मैंने आज का एक पोर्शन दिया। सबसे ऊपर पार्ट क्या होता है? क्रस्ट। क्रस्ट होता है सॉलिड पोर्शन जिसमें हम लोग रहते हैं, ठीक है, जमीन। इसके बाद होता है मेंटल। मेंटल होता है सेमी लिक्विड, आधा लिक्विड, ठीक है। कोर होता है लिक्विड। कोर के दो पार्ट्स होते हैं, देखो। कोर को हम दो पार्ट में देखें, एक होता है अपर कोर, एक होता है लोअर कोर, ठीक है। आउटर कोर एंड इनर कोर। आउटर कोर किससे मिलकर बना है? लिक्विड से। यहाँ पे टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हाई होता है, बहुत ज़्यादा टेम्परेचर कैसा होगा यहाँ पे? हाई। इसी वजह से यहाँ पे ये लिक्विड हो जाता है। बट अब आप सोचेंगे ये नीचे का ये सॉलिड क्यों है? क्यों? क्योंकि यहाँ तो लिक्विड है क्योंकि टेम्परेचर हाई है, यहाँ पे भी टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है, बट यहाँ पे प्रेशर भी बहुत ज़्यादा है, जिसकी वजह से कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है और ये सॉलिड बन जाता है, ठीक है। ड्यू टू हाई प्रेशर इट बिकम सॉलिड। तो इनर कोर सॉलिड है, आउटर कोर लिक्विड है, मेंटल सेमी लिक्विड है, आधा लिक्विड आधा सॉलिड, एंड क्रस्ट क्या है? पूरा सॉलिड है। ओके, आगे देखते हैं। तो लिथोस्फेयर क्या है? क्रस्ट और साथ में अपर पोर्शन ऑफ मेंटल, ये जब दोनों मिलेंगे तो क्या बनेगा आपका? लिथोस्फेयर बनेगा, ठीक है। क्रस्ट, अगर मैं यहाँ पे देखूँ, ये कोर है, ये मेंटल है, ये क्रस्ट है, ठीक है। क्रस्ट को पूरा मिला दो और साथ में मेंटल की जो अपर लेयर है, इसको मिलाओगे तब बनेगा आपका लिथोस्फेयर। ओके। अब देखिए, लिथोस्फेयर में दो टाइप, अब हम देखते हैं क्रस्ट में ना दो लेयर्स होती हैं। एक तो होती है कॉन्टिनेंटल क्रस्ट, एक होता है ओशनिक क्रस्ट। इसको और समझ लेते हैं पहले। कॉन्टिनेंटल क्रस्ट, हमारे कितने कॉन्टिनेंट है? 7। तो इसके ऊपर जो क्रस्ट प्रेजेंट है, ठीक है, तो उसको बोलते हैं कॉन्टिनेंटल क्रस्ट। और जो ओशियंस, 5 ओशियंस है, तो 5 पानी है ऊपर ऊपर, और नीचे भी तो कोई एक लेयर होगी ना, एक लैंड होगा नीचे जिसके ऊपर हमारा ओशन है। तो यहाँ पे जो प्लेट होगी उसको क्या बोलेंगे? ओशनिक क्रस्ट। जहाँ कॉन्टिनेंट्स हैं, कॉन्टिनेंट्स के नीचे जो एक लेयर है, प्लेट है अर्थ की, उसको बोलते हैं कॉन्टिनेंटल क्रस्ट। और जो ओशियंस के जो नीचे आपकी एक प्लेट है उसको बोलते हैं ओशनिक क्रस्ट। अब आगे देखते हैं। कॉन्टिनेंटल क्रस्ट किस समय की बनी है? सीआर से। सीआर मतलब SI मतलब सिलिकॉन, एयर मतलब एल्यूमिनियम, ठीक है। तो कॉन्टिनेंटल क्रस्ट किस समय की बनी है? सिलिकॉन एंड एल्यूमिनियम। जो हमारा 70% लैंड है वो क्या है? आप 70% वाटर है और साथ में 30% लैंड है अर्थ का। तो 30% लैंड में क्या बनता है? कॉन्टिनेंट्स। एंड 70% वाटर से क्या बनते हैं? ओशियंस। तो जो आपका ओशियंस है 70%, उसके नीचे भी कोई प्लेट होती है, उसके नीचे कोई ज़मीन होगी ना, तो उसी को हम बोलते हैं ओशनिक क्रस्ट। और जो 30% लैंड है, लैंड मतलब कॉन्टिनेंट्स हैं, कॉन्टिनेंट्स के नीचे जो ज़मीन है उसको हम क्या बोलते हैं? कॉन्टिनेंटल क्रस्ट। ओके। तो कॉन्टिनेंटल क्रस्ट किस समय के बने? सीआर से, सिलिकॉन एंड एल्यूमिनियम। और ओशनिक क्रस्ट में के बने सिलिकॉन एंड मैग्नीशियम, सीमा। ओके। अब देखते हैं इनकी डेंसिटी कितनी है। कॉन्टिनेंटल क्रस्ट की डेंसिटी है 2.7 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। इसकी डेंसिटी कितनी है? 2.7। और ये डेंसिटी कैसे दी है? एवरेज डेंसिटी दी है। मतलब हमने सारी ज़मीनों को देख लिया, इनका एवरेज निकाला, तो जो एवरेज डेंसिटी निकल के आई वो कितनी है? 2.7। और ओशनिक क्रस्ट की बात करें तो ये 3 आपकी डेंसिटी है, 3.03 डेंसिटी है। ओके। अब इसकी थिकनेस की बात करें, कॉन्टिनेंटल क्रस्ट कितनी चौड़ी है ये भी तो देखना है, और ओशनिक क्रस्ट कितनी चौड़ी है। ओशनिक, हमारा ओशन तो बहुत ज़्यादा होता है,
और नीचे छोटी सी एक प्लेट होती है, लैंड प्लेट, ठीक है। तो ये कितनी है, ये बस 0 से लेके 5 किलोमीटर तक वरी करती है। हमने एक एवरेज दिया है, 0 से लेके 5 किलोमीटर तक होगी। बट अगर कॉन्टिनेंट्स की बात करें तो ये यहाँ पे बहुत ज़्यादा होती है। यहाँ पे स्टार्ट ही 20 से लेकर 80 तक जाएगी, 20 से 80 तक। कुछ जगह 20 होगी जहाँ प्लेन्स हैं, जहाँ पे कोई प्लेट्यूज आ गए तो वहाँ 30 हो सकती है, 40 हो सकती है, 50 हो सकती है। और जहाँ माउंटेन्स है, वहाँ तो ज़मीन बहुत सारी है, तो वहाँ कितनी हो जाएगी, 80 हो जाएगी। तो 20 से लेकर 80 के बीच में वेरी करती है थिकनेस चौड़ाई, ठीक है। और ओशियनिक क्रस्ट की, ओशंस के नीचे कितनी है, 0 से लेकर 5 किलोमीटर तक। अब आगे देखते हैं, जो कॉन्टिनेंटल क्रस्ट है किससे मिलकर बनी, ये बनी है ग्रेनाइट से, ग्रेनाइट की रॉक से, ठीक है, ग्रेनाइट की चट्टानों से। तो कॉन्टिनेंट्स किससे, कॉन्टिनेंट आपकी क्रस्ट किससे बनी, ग्रेनाइट रॉक से। और अगर हम बात करें ओशनिक क्रस्ट की, तो ये बना है बेसाल्टिक रॉक से। कौन सी रॉक, बेसाल्टिक रॉक से। क्विक रिकैप देखते हैं। कॉन्टिनेंटल क्रस्ट सिलिकॉन एल्यूमिनियम से बनी है, डेंसिटी 2.7 मतलब लगभग 3 के बराबर है। ओशनिक क्रस्ट की बात करें तो ये सीमा सिलिकॉन मैग्नीशियम से बनी, इसकी डेंसिटी 3 है। थिकनेस चौड़ाई की बात करें तो 20 से लेकर 80 किलोमीटर तक जा सकती है। पर ओशनिक क्रस्ट की बात करें तो इसकी चौड़ाई आपकी 0 से लेकर 5 किलोमीटर तक होगी। थिकनेस की बात आपने देखा किससे मिलके बनी है, तो ये ग्रेनाइट रॉक से मिलके बनी कॉन्टिनेंट, और ओशनिक क्रस्ट किससे मिलके बनी, बेसाल्टिक रॉक से। आगे देखते हैं हम। तो समझ गए आप, जो रिजिड पार्ट है अर्थ का उसको क्या बोलते हैं, लिथोस्फेयर, ठीक है। ये कितने लेयर्स में डिवाइडेड है, 3 लेयर्स में, क्रस्ट, मेंटल, कोर, ठीक है। मेंटल को मीजोस्फेयर भी बोलते हैं। ये कैसा है, सेमी मोल्टन स्टेट में है, लिक्विड फॉर्म में है, और मैग्मा भी कहते हैं इसको यहाँ पे, ठीक है। अब 2 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो कंपटीशन में पूछ सकते हैं, जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये आपको पता होना चाहिए। पहले मैं एक छोटा सा बना देती हूँ यहाँ पे डायग्राम। दिस इज कोर, मेंटल एंड दिस इज क्रस्ट, ओके। अब आप देखिए आगे, यहाँ पे लिखा है गुटेनबर्ग डिसकंटिन्यूटी। गुटेनबर्ग डिसकंटिन्यूटी क्या है, कोर और मेंटल के बीच की जो ये जो बाउंड्री है, कोर और मेंटल के बीच में ये जो बाउंड्री आ रही है, इसको क्या बोलेंगे हम, गुटेनबर्ग डिसकंटिन्यूटी, गुटेनबर्ग डिसकंटिन्यूटी, ठीक है। इसको, इस जगह का नाम दिया क्या है, गुटेनबर्ग डिसकंटिन्यूटी, ओके। अब आगे देखिए, एक है मोहो डेप्थ, एक मोहो जगह है। मोहो क्या है, क्रस्ट और मेंटल के बीच की जो जगह है, क्रस्ट मतलब मेंटल जहाँ से शुरू हो, क्रस्ट जहाँ पे ख़त्म हो, मेंटल जहाँ शुरू हो, क्रस्ट जहाँ पे ख़त्म हो, उस जगह को क्या बोलते हैं, मोहोरोबिक डिसकंटिन्यूटी, ठीक है, मोहोरोबिक डिसकंटिन्यूटी। अब ये क्या है, मेंटल और क्रस्ट के बीच की डिस्टेंस, बस इतना याद रखना है आपको, बस के नाम इंपॉर्टेंट है, गुटेनबर्ग डिसकंटिन्यूटी एंड मोहोरोबिक डिसकंटिन्यूटी। आगे देखते हैं, यहाँ समझते हैं, अब डीप में समझेंगे। क्रस्ट और मेंटल के बीच की डिस्टेंस को क्या बोलेंगे हम, अभी हमने पढ़ा मोहोरोबिक डिसकंटिन्यूटी, ठीक है। और मेंटल जहाँ पे ख़त्म हो, कोर जहाँ शुरू हो, उस जगह को क्या बोलेंगे, गुटेनबर्ग डिसकंटिन्यूटी, GUTEN, गुटेनबर्ग डिसकंटिन्यूटी, ठीक है। बस इनको नाम इंपॉर्टेंट है, नाम याद रखना है। तो मेंटल और कोर की बाउंड्री गुटेनबर्ग एंड क्रस्ट एंड मेंटल की बाउंड्री मोहोरोबिक डिसकंटिन्यूटी, ठीक है। अब ध्यान से देखिए, अगर मैं बात करूं क्रस्ट की, क्रस्ट क्या है, पूरी सॉलिड फॉर्म में, क्रस्ट पूरा सॉलिड में है। मेंटल की अपर लेयर और देख लेना, जब क्रस्ट और मेंटल की अपर लेयर मिल जाती है तो क्या बन जाता है, लिथोस्फेयर बन जाता है, ठीक है। लिथोस्फेयर क्या है, क्रस्ट और मेंटल की अपर लेयर, ओके। अब देखो ये कहाँ से वरी करेगी, ऊपर हम शुरू से स्टार्ट करें 0 से, हम यहाँ पे रहते हैं, यहाँ पे घर वर बन रहे हैं हमारे, 0 से लेकर 100 किलोमीटर तक क्या है, क्रस्ट है। 0 से लेकर 100 किलोमीटर तक क्या है, अर्थ की गहराई में हम डीप में जा रहे हैं, ये क्या है, क्रस्ट है। फिर 100 से लेके 2900 मतलब लगभग 3000 के आसपास कितने किलोमीटर तक क्या है, आपकी मेंटल है, जो कि कैसा है, सेमी लिक्विड, मतलब आधी लिक्विड आधी सॉलिड, मैग्मा की फॉर्म में। किस फॉर्म में है, यहाँ पे मैग्मा। मेंटल क्या है, 100 से लेके लगभग 3000 किलोमीटर तक गहराई अर्थ में अंदर, ये क्या है, मेंटल है। फिर लगभग 3000 में 2900 किलोमीटर से नीचे तक जाओगे तो क्या बनेगा, लगभग 6500 के आसपास क्या है, आपकी कोर है, मतलब इतनी गहराई है अर्थ की हमारी। 100 किलोमीटर तक क्रस्ट, 100 से लेकर लगभग 3000 किलोमीटर तक क्या है, आपकी मेंटल। फिर 3000 से लेकर 6500 की अप्रॉक्स क्या है, कोर है, मतलब 6500 किलोमीटर तक तो अर्थ के अंदर की गहराई है, ठीक है, अंदर डेप्थ है इसकी।
और इसके कोर के भी दो हिस्से हैं, ऊपर को हम बोलते हैं आउटर कोर, नीचे को बोलते हैं इनर कोर। इनर कोर कैसी है? सॉलिड है, क्योंकि यहाँ पे टेम्परेचर तो बहुत हाई है पर प्रेशर इतना तेज लगता है कि ये दब गया है, सॉलिड बन गया है। आउटर कोर की बात करें तो यहाँ पे प्रेशर इसके कंपैरिजन में कम है और यहाँ पे क्या है, टेम्परेचर बहुत हाई है, इसलिए यहाँ पे क्या है, लिक्विड हो जाता है। ओके, अब जल्दी से जो हमने पीछे पढ़ा था समझ लेते हैं। कोर किससे मिलकर बना है? आपके निकल एंड आयरन से। ठीक है, किससे मिलकर बना? निकल एंड आयरन। मैंटल किससे बना है? सीमा, सिलिकॉन एंड मैग्नीशियम। और क्रस्ट किससे मिलकर बना है? क्रस्ट में दो हमने देखा था, कॉन्टिनेंटल क्रस्ट। क्रस्ट पे दो जगह है ना, दो जगह जमीन है, एक तो कॉन्टिनेंट्स के नीचे, महाद्वीपों के नीचे, और महासागर, ओशनिक क्रस्ट, ओशंस के नीचे। ठीक है, तो कॉन्टिनेंट्स के नीचे है सिलिकॉन एंड एल्यूमिनियम, और ओशंस के नीचे जो प्लेट है उसमें हम बोलते हैं ओशनिक क्रस्ट, उसमें है सिलिकॉन एंड मैग्नीशियम। ठीक है, ये दो यहाँ में समझ में आ गए। जल्दी से इसको नोट भी कर लीजिए या फिर स्क्रीनशॉट लीजिए। आगे देखते हैं। लिथोस्फीयर को समझ लेते हैं। इट कंप्राइजेस रॉक्स ऑफ अर्थ क्रस्ट एंड थिन लेयर ऑफ सॉइल। इसमें क्या आता है? अर्थ की जितनी भी रॉक्स हैं इसमें आएंगी, और सॉइल की पतली पतली लेयर्स हैं वो भी इसमें आ जाएंगे आपकी। ठीक है, ये फ्रिजिड जोन भी यहाँ पे आता है। ठीक है, फ्रिजिड जोन कौन सा है? नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल, जो पूरा बर्फ से ढका हुआ है। ऊपर है नॉर्थ पोल, नीचे है साउथ पोल। ये फ्रिजिड जोन है, बर्फ से ढका हुआ है, ये भी इसके अंदर ही आएगा। ठीक है, यहाँ क्यों ठंड इतनी पड़ती है? क्योंकि यहाँ पे सनरेज कितनी आती है? स्लैंटिंग। स्लैंटिंग मतलब झुकी हुई आती है, बहुत कम आती है। ओके, और ह्यूज वाटर बॉडीज कॉल्ड ओशन बेसिन्स। और जो बहुत बड़ी बड़ी ओशंस बॉडीज़ हैं, ओशंस हैं, उनको क्या बोलते हैं? ओशन बेसिन्स बोलते हैं। ये हम आगे पढ़ेंगे अभी। अब बात करते हैं एटमॉस्फेयर के बारे में। एटमॉस्फेयर के बारे में बात करें, इसका मतलब क्या हो गया? हम किसके बारे में बात करें? सेकेंड डोमेन के बारे में बात करें, अर्थ के सेकेंड डोमेन। फर्स्ट डोमेन हमारा लिथोस्फीयर कंप्लीट हो गया। अब हम बात करें एटमॉस्फेयर, मतलब सेकेंड डोमेन के बारे में बात कर रहे हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। एटमॉस्फेयर हमें क्या करता है? पहले तो हमें प्रोटेक्ट करता है सन की रेस से, सन की हार्मफुल रेस जो आती हैं, यूवी रेस जो आती हैं। ठीक है, ये कब तक एक्सटेंड है? इसकी हाइट कितनी है? अबाउट 1600 किलोमीटर तक। 1000 अर्थ के सरफेस से 1600 किलोमीटर तक इतनी ऊंचाई है इसकी एटमॉस्फेयर की। ठीक है, ये मोस्टली ना 5 लेयर से मिलकर बना है। कितनी? 5 लेयर से। कौन कौन सी है? सबसे पहली लेयर है ट्रोपोस्फेयर, उसके बाद स्ट्रेटोस्फेयर, फिर मीजोस्फेयर मिड में आती है, बीच में आती है, थर्मोस्फेयर बाद में, एंड सबसे लास्ट में होती है एक्सोस्फेयर। ठीक है, इसको आप यहाँ पे समझते हैं। और मोस्टली हमारा एटमॉस्फेयर किससे मिलकर बना है? नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन से। और जो थिकनेस है, आप यहाँ देखना, थिकनेस कम होती जाएगी जैसे जैसे हम अपने क्या कहते हैं, एटमॉस्फेयर के ऊपर जाएंगे। अब देखो यहाँ पे, जैसे जैसे हम ऊपर जाएंगे, जो थिकनेस है, जो गैसेस कितने पास में चिपकी हुई हैं, वो दूर होती जाएंगी। ठीक है, यहाँ पे गैसेस बहुत ज़्यादा चिपकी हुई होंगी ट्रोपोस्फेयर में, मीजोस्फेयर में थोड़ी दूर हुई, स्ट्रेटोस्फेयर में दूर, मेसोस्फेयर में और दूर, थर्मोस्फेयर में और भी ज़्यादा दूर, और एक्सोस्फेयर में बहुत ज़्यादा ही दूर हो गई गैसेस। ठीक है, तो जैसे जैसे ऊपर जाएंगे थिकनेस क्या हो रही है? कम होती जा रही है। थिकनेस कम होती जा रही है। क्यों कम होती जा रही है? क्यों? क्योंकि यहाँ पे देखो, अर्थ के सरफेस पे ग्रेविटी पुल बहुत ज़्यादा है, तो ये क्या कर रहा है? अपनी जो जितने भी गैस के पार्टिकल्स हैं उनको अट्रैक्ट कर रहा है अपनी तरफ। तो अट्रैक्ट करेगा तो यहाँ पे एकदम चुपकी चुपकी रहेंगी। फिर ग्रेविटी आपको पता है, हम क्या कहते हैं, डिस्टेंस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। जैसे डिस्टेंस बढ़ेगी ग्रेविटी की पावर कम होगी। ठीक है, तो यहाँ पे ग्रेविटी कम हो गई तो कम पकड़ पाएगा, कम अट्रैक्ट कर पाएगा, तो यहाँ पे थोड़ी दूर हो जाएंगी। यहाँ पे ग्रेविटी और कम हो जाएगी, ग्रेविटी और कम, तो ये और दूर जाएंगी। यहाँ पे ग्रेविटी और कम, ये और दूर। यहाँ पे भी ग्रेविटी कम, तो अब जो पार्टिकल्स हैं गैसेस के, वो और भी ज़्यादा एक्सपेंड कर जाएंगे। एक्सोस्फीयर में बहुत दूर दूर होते हैं पार्टिकल्स। अब देखते हैं इनकी लेंथ और यहाँ पे क्या क्या पाया जाता है। हमने यहाँ पे, मैंने आपको एक ही पेज में सब कुछ बता दूंगी यहाँ पे क्या क्या यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सबसे पहले हम बात करते हैं अर्थ के एटमॉस्फेयर से शुरू करेंगे। सबसे पहली लेयर है ट्रोपोस्फेयर। कौन सी लेयर है? ट्रोपोस्फेयर। ये है 12 से लेकर 18 किलोमीटर तक आएगी। कब तक? 12 से लेकर 18 किलोमीटर तक। अर्थ के सरफेस से 12 से लेकर 18 किलोमीटर तक क्या है? ट्रोपोस्फेयर। यहाँ पे क्या होता है, जितने भी आपके प्लेन्स वगैरह हैं वो यहाँ पे उड़ेंगे, और साथ में वेदर कंडीशंस, वेदर जितने ही फेनोमेना है, क्लाइमेटिक जितने ही फेनोमेना है, वो सब क्या होंगे? यहीं पे आकर होंगे। वेदर के और क्लाइमेट के जितने भी फेनोमेना है वो यहाँ पे आकर होंगे। इसके बाद देखो, अब आते हैं स्ट्रेटोस्फेयर में। ये 12 से 18, तो ये है 18 से लेकर 50 किलोमीटर तक। स्ट्रेटोस्फेयर कब से? 18 से लेकर 50 किलोमीटर तक। यहाँ पे क्या होता है, जितने भी फाइटर जेट हैं वो उड़ेंगे, और साथ में सबसे इंपॉर्टेंट है यहाँ पे ओजोन लेयर पाई जाती है। ठीक है, जो हमने बात करी थी ना, हार्मफुल रेस से हमें प्रिवेंट करता है। हार्मफुल रेस से कौन प्रिवेंट करेगा? ओजोन लेयर तो प्रिवेंट करती है हमें, यूवी रेस से ओजोन लेयर बचाती है। तो ओजोन लेयर कहाँ पे आती है? ये इंपॉर्टेंट है, स्ट्रेटोस्फेयर में ओजोन लेयर आती है। ठीक है, अब आगे देखते हैं
मीजोस्फीयर को समझते हैं। मीजोस्फीयर क्या है? 50 से लेके 80 किलोमीटर तक। मीजोस्फीयर कहाँ से वेरी करती है? 50 से लेके 80 किलोमीटर तक। यहाँ पे कितने जितने भी मीटराइट्स होते हैं ना, वो यहाँ पे वन होते हैं। मीटराइट्स क्या होते हैं? जो बड़े बड़े पत्थर, जो एक तो देखो, एक होती है एस्ट्रॉइड और एक होते हैं मीटराइट्स। मीटराइट्स और एस्ट्रॉइड में डिफरेंस क्या है मैं आपको ऑलरेडी चैप्टर फर्स्ट में बता चुकी हूँ, फिर भी बता देती हूँ। मार्स प्लैनेट है और ये जुपिटर प्लैनेट है, ठीक है। इनके बीच में जितने भी आपके प्लैनेट्स, वो जितने भी डेब्रिस पार्टिकल्स हैं, जितने भी रिवॉल्व करेंगे उनको हम बोलेंगे एस्ट्रॉइड। जितने भी पत्थर हैं वो यहाँ पे घूमेंगे एक ऑर्बिटर में, एलिप्टिकल पाथ में, तो उसको बोलेंगे एस्ट्रॉइड्स। और इनके अलावा जो सोलर सिस्टम में और पत्थर या डेब्रिस पार्टिकल्स हैं वो रिवॉल्व करते हैं, वो ऐसी रैंडम कहीं भी घूमते हैं, उनको बोलते हैं मीटराइट्स, ठीक है। जो एक पर्टिकुलर पाथ को फॉलो करें वो एस्ट्रॉइड्स। ऐसे पत्थर जो पर्टिकुलर पाथ को फॉलो करेंगे, मार्स और जुपिटर के बीच में जो पत्थर घूमेंगे उनको बोलते हैं एस्ट्रॉइड्स। और ऐसे कुछ पार्टिकल्स जो सन के या फिर क्या कहते हैं, कुछ और कुछ प्लैनेट्स टूट जाते हैं, कुछ स्टार्स खराब हो जाते हैं, तो उनके जो पार्टिकल्स बचते हैं तो वो इधर उधर कहीं भी सोलर सिस्टम में घूमते रहते हैं, उनको बोलते हैं मीटराइट्स, ठीक है। तो मीटराइट्स क्या होता है? कभी कभी अर्थ के एटमॉस्फेयर में आ गए तो अर्थ के बहुत बड़े बड़े पार्टिकल जब इतनी तेज स्पीड से नीचे आते हैं ना तो जल जाते हैं। तो कहाँ जलते हैं? वो मीजोस्फीयर में जलते हैं। मीटराइट्स कहाँ जलते हैं? मीजोस्फीयर में। जब हम कहते हैं तारा टूट गया, तो टूटता हुआ तारा वो कुछ नहीं होता, जब ये ऊपर पार्टिकल्स आते हैं तो जल जाते हैं, तो ऐसा लगता है कुछ एकदम से चिंगारी रखती है उसमें, तो ऐसा लगता है कुछ हमें कुछ स्पार्क नहीं दिखती है, तो उसको हम बोलते हैं टूटता हुआ तारा। तो वो क्या होते हैं? मीटराइट्स होते हैं, ओके। शूटिंग स्टार जिसको हम बोलते हैं। इसके ऊपर बात करते हैं थर्मोस्फेयर की। थर्मोस्फेयर भी इंपॉर्टेंट है, क्यों? क्योंकि यहाँ पे रेडियो कम्युनिकेशन होता है, ठीक है। ये क्या है? यहाँ पे 80 से लेके 100 किलोमीटर तक, 80 से लेके 100 किलोमीटर तक चलेगा। यहाँ पे जितनी भी सैटेलाइट्स हैं वो यहाँ पे प्रेजेंट होती हैं, ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं आगे एक्सोस्फीयर। हाँ, ये बात ना, थर्मोस्फीयर में आइनोस्फीयर भी होता है, मतलब यहाँ पे आयंस पाए जाते हैं, जिसकी वजह से सैटेलाइट्स भी आप यहाँ पे लॉन्च कर सकते हैं, और साथ में रेडियो कम्युनिकेशन पॉसिबल होता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आयंस पाए जाते हैं। आगे देखते हैं एक्सोस्फीयर में। एक्सोस्फीयर 700 से लेके 1000 किलोमीटर या फिर उससे भी अबव है, ठीक है। मतलब यहाँ पे एटमॉस्फेयर ऑलमोस्ट खत्म हो रहा है, यहाँ पे अर्थ का एटमॉस्फेयर ऑलमोस्ट खत्म ही हो रहा है। तो यहाँ पे क्या लाइट गैसेस पाई जाएंगी, हल्की हल्की गैसेस, जैसे हाइड्रोजन हो गया और हीलियम, यहाँ पे हल्की गैसेस पाई जाती है, ठीक है। समझ गए आप? हमारी यहाँ पे एटमॉस्फेयर भी ऑलमोस्ट कंप्लीट हुआ। ये इंपॉर्टेंट था, ये मैंने एक ही बार में सब कुछ यहाँ पे कंबाइन कर दिया, जिसकी वजह से आपको समझने में आसानी हो जाएगी, ओके। आगे देखते हैं, जहाँ पे हमारे एटमॉस्फेयर में 78% क्या है? नाइट्रोजन, 21% ऑक्सीजन, और बाकी जो गैसेस बची, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन तो हो गया, हीलियम, हाइड्रोजन, सल्फर, जो भी आपकी गैसेस बची हैं वो कितनी? 1%। वो रिमेनिंग गैसेस 1% है, ठीक है। ये आप देख लेंगे, जितनी भी आप जैसे जैसे अर्थ के एटमॉस्फेयर में ऊपर जाएंगे तो क्या होगा? गैसेस के बीच में जो अट्रैक्शन है वो कम होता जाएगा, बहुत दूर होनी स्टार्ट हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि ग्रेविटी यहाँ पे कम हो रही है। यही चीज़ यहाँ पे बताई गई है। आप स्टार्ट करेंगे हाइड्रोस्फीयर नेक्स्ट वीडियो में। हाइड्रोस्फीयर और बायोस्फीयर बचा है, बहुत छोटा सा टॉपिक है, ठीक है। वो नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो थैंक यू सो मच।